लगेगा, फिर आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, दिस इज लेक्चर नंबर 2। लास्ट जो आपने खत्म किया था ना लेक्चर, वहां हमने एक न्यूमेरिकल पे छोड़ा था। ये न्यूमेरिकल मैंने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। आपको वो समय निकालना है जब ये ब्लॉक रुक जाए, कितने समय में वो ब्लॉक रुक जाएगा, और वो एक ब्लॉक मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है इन्होंने, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बताते जाओ, आप लोगों ने सॉल्व किया था। u इज इक्वल टू वी नॉट है। अभी ब्लॉक जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। यही है ना, कोई एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा है, अभी रुकेगा क्यों, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको रोकेगा। कोई भी बॉडी आपके पास इनफाइनाइट टाइम तक तो मोशन में नहीं रह सकती ना। मान लो आपने कोई फोर्स दे दिया और उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फिर आपने फोर्स रिमूव कर दिया, देन इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसको पीछे की तरफ, एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं, जो कि इसको रोकेगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लो v0 है, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मान लेते t, ये जो काम हुआ ये t टाइम के अंदर हुआ, इन टाइम t इट विल कम इन रेस्ट। अब देखो, जब मोशन में होता है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बताओ, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या होती है, म्यू के इंटू में एन। एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जो इसका वेट है mg, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू mg होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू में mg, और यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, सिंपली म्यू लिखा हुआ है तो हम म्यू लिख लेते हैं। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक सिंगल फोर्स लग रहा है ना, यानी कि यही जिम्मेदार है इस पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन देने के लिए जो इसको रोकेगा। यानी अगर हम एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाए तो एफ नेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एफ के ही है, एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना आपके पास m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, वो हमको निकालना है, और ये आपके पास आएगा एफ के बराबर, और एफ के आप लोग निकाल चुके हो, क्या आएगा बेटा, म्यू एम जी। यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन लगा लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन उसके मोशन के अपोजिट है। हमेशा हम लोग जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होती है उसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको हम नेगेटिव में शो करते हैं। तो ये माइनस एम ए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के, ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा जिस तरफ नेट फोर्स आ रहा है। ठीक है, नेट फोर्स किधर है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम एक नेगेटिव साइन लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, माइनस में म्यू जी। अब एक्सेलरेशन आ गया, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां से देखो u आपके पास क्या है, v नॉट, a आपके पास क्या है, माइनस में म्यू जी, और टाइम आपने t लिया है जिसमें वो रेस्ट पे आ जाएगा, और v 0 है। सो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो ना, v नॉट बाय में म्यू जी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, बोलिए। चलो एक नया क्वेश्चन ट्राई करो फिर। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f सच दैट इट डज नॉट मूव। आपको f की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसपे ये मूव ना करे। तो पहले तो हम लोग इसके जितने भी फोर्स कंपोनेंट्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ ऐसे, तो आपके पास यहां जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा, 60। ये आपके पास f है, तो यहाँ कंपोनेंट क्या बनेगा, f cos 60, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, f sin 60। तो इसका एफबीडी बनाओ जरा, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे की तरफ लग रहा है इसका खुद का वेट, जो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, √3 kg, यानी √3 इंटू में g। ओके, एक इसके नीचे की तरफ ही लग रहा है f sin 60। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ कितना लग रहा है, f cos 60। तो f cos 60 उसको आगे की तरफ लेके जाएगा ना, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, पीछे। यानी यहां अगर आप देखें तो यहाँ आपका कौन सा फोर्स आएगा, एफ के। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के। लेकिन इन्होंने क्या बोला, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट इट डज नॉट मूव। जब तक वो मूव ना करे, तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ स्टैटिक
एफ स्टैटिक यानी फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रेस्ट, ये आपके पास क्या वैल्यूज हो सकती है, एफ लिमिटिंग और 0 के बीच में लाई करता है। एफ लिमिटिंग वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सामने की तरफ एक फोर्स लगाया और पीछे की तरफ इस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपके पास जो एफ लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ लग सकता है। अगर आपने जो लगाया फोर्स है वो इस लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, मान लो आपके पास क्या हो गया, जो अप्लाइड फोर्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, उस केस में क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास एक्ट करने लग जाता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाता है। लेकिन इनका सवाल ये नहीं है, इनका सवाल ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जिसके लिए वो मूव नहीं कर रहा है, तो जब वो मूव नहीं कर रहा है उस समय पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, एफ लिमिटिंग वाला। यहां से हम एफ लिमिटिंग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, उसका तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वो होता है म्यू एस इंटू में एन। ठीक है, अब देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2√3। ठीक है, अब हो सकता है म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखा हो, तो जो दे रखा होता है वही हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर म्यू एस आपके पास क्या है, 1/2√3। अब एन आ गया, अब देखो एक फोर्स हमने मिस कर दिया, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा एफबीडी में। ठीक है, और इसका ऊपर और नीचे कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास एक फोर्स लग रहा है √3 इंटू जी, एक फोर्स लग रहा है आपके पास एफ साइन 60, ये क्या हो जाएगा √3 इंटू जी प्लस में एफ साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एफ लिमिटिंग निकाल सकते हैं। देखो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ये चेक करने के लिए भी हम एफ लिमिटिंग ही निकालते हैं। अगर आपका अप्लाइड फोर्स गिवन होता, तो अगर अप्लाइड फोर्स हमारे पास एफ लिमिटिंग से ज्यादा होती है तो बॉडी मोशन में आ जाती है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आएगी आपके पास म्यू एस की आपके पास 1/2√3 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये √3 इंटू में जी प्लस में एफ √3/2। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास क्या आएगा, g/2 प्लस में f/2। अब बताओ जरा क्या कर सकते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा है, इससे ज्यादा लग नहीं सकता। ठीक है, अगर आगे वाला जो फोर्स है वो लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, और लिमिटिंग से कम है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और लिमिटिंग के हम बराबर कर दे तो क्या होगा, जस्ट मोशन में आने वाला होगा। ठीक है, आया नहीं होगा, जस्ट मोशन में आने वाला होगा, तो वही तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स होगा ना, जिसमें बॉडी रेस्ट पे है। आगे लगने वाला फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो एफ मान लो आपके पास एफ लिमिटिंग से आपने ज्यादा कर दिया तो बॉडी रेस्ट में ही नहीं रही, तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाता। हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालना जब तक बॉडी रेस्ट में रह जाए। उस केस में आप क्या करेंगे, जो पीछे लिमिटिंग वाला जो फोर्स आ रहा है उसके इक्वल कर दो, वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट मोशन में आने वाली कंडीशन आ जाएगी, वही मैक्सिमम फोर्स है एफ। यानी कि अगर आपका आगे वाला फोर्स कितना है, एफ कोस 60, अगर ये बराबर हो जाए एफ लिमिटिंग के, तो क्या है ये मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बॉडी इज एट रेस्ट। यहां से आप एफ कोस 60 यानी f/2 और एफ लिमिटिंग आप निकाल चुके हो, क्या है आपके पास g/2 प्लस में कुछ मिस किया हम लोगों ने, f/2 1/2√3 था, √3 से √3 गया, कोस 60 कितना होता है, 1/2 ही होता है, g/2 एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई आपके पास, यहां से तो हमारे पास बात नहीं बन रही, चेक करो बेटा कहाँ गड़बड़ है। देखो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू में एन होता है, म्यू एस कितना दे रखा है 1/2√3, एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास एफ साइन 60 प्लस में √3 इंटू जी।
ठीक है, एफ साइन 60 कितना हो जाएगा, एफ √3/2, √3 इंटू जी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ यहाँ गड़बड़ है ना, नहीं ये तो g/2 ही ठीक है, प्लस में f/2 ही ठीक है, f cos 60 इज इक्वल टू f लिमिटिंग f cos 60 f/2 g/2। लेट मी चेक डेटा, शुरू से चेक करते हैं। लिमिटिंग फोर्स होता है म्यू एस इंटू में एन, और हमारे पास म्यू भी ठीक है 1/2√3, 1/2√3 इंटू एन। एन की वैल्यू हमको पुट करनी है, एन की वैल्यू क्या आएगी, √3g प्लस में f√3/2। यहां तक ठीक है। अच्छा यहाँ बोल रहे हो आप, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो? यस मैम। गुड। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, f/4, f/2 माइनस में f/4 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू जी, काट ही दो चलो, 2 कट गया। सो ये आपके पास क्या आएगा, f माइनस में f/2, दिस इज इक्वल टू g, यानी f/2 इज इक्वल टू g, या ठीक है, f इक्वल्स टू 2g, यानी कि 20 न्यूटन। आपको 20 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। देखो 20 न्यूटन से ज्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगी, और 20 न्यूटन से कम लगाया तो रेस्ट में रहेगी, बट वो मैक्सिमम फोर्स नहीं आएगा आपके पास। तो मैक्सिमम फोर्स आपको कब मिलेगा, जब आप लिमिटिंग फोर्स के साथ कंपेयर कर दोगे। तो जब बॉडी उस समय पर रहेगी, उस समय पर वो रेस्ट में आने वाली होगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक करी थी हमने, 1/2√3 को जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 ही उड़ा दिया, ठीक है, √3 तो काट दिया और ये सीधा 2 लिख दिया, ये वाला 2 मिस कर दिया। तो यानी कि g/2 प्लस में f/4 आएगा, फिर आपने यहाँ से 2 कैंसिल किया और आंसर आ गया। अच्छा आपको ये मतलब समझ में आया ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f की वो मूव ना करे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं समझ में आया? नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। विशेष को समझ में नहीं आया? देखो विशेष दोबारा नहीं है, समझ में आ गया, वो मैंने आपने पूछा था ना इस। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे चले। यस मैम। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक क्या है आपके पास, एंगल ऑफ रिपोज। अब अभी तक तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मोशन की बात कर रहे थे। अगर हम किसी प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बात करें तो क्या कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमको चेक करने हैं। देखो मान लो ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, और मान लो एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है यहाँ पर किसी मास m का। तो यहाँ अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स करें तो ये आपके पास क्या होता है, ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। नीचे आपका पास क्या लगता है, mg, तो ये आएगा mg कोस थीटा। नीचे की तरफ क्या आता है बेटा, एक mg साइन थीटा, ठीक है, और ऊपर आपको पता है क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करो, देखो मान लो शुरुआत में आपका एंगल थीटा जो है वो छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या आपका बॉक्स स्लिप करेगा नीचे? आप खुद भी सोच सकते हो, मान लो आपने कोई भी चीज है ऐसे थोड़ा हाइट पे और आपने उसके ऊपर कुछ रख दिया, अगर एंगल बहुत छोटा है तो रखा रहता है ना। अगर आप मान लीजिए ये जो थीटा एंगल है जो वेरी स्मॉल आपने लिया, आप धीरे 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 बढ़ाते जाओ, एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें वो नीचे की तरफ खिसक के आना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, यही एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो जब थीटा स्मॉल है, ठीक है, इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी तक तो हमारे पास क्या है, ये मूव नहीं कर रहा, और इसको मूव करने के लिए नीचे की तरफ एक फोर्स है, तो हम बोल देते हैं कि इसके अपोजिट इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब तक वो मूव नहीं कर रहा हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो मूव करने लग जाएगा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो शुरुआत में इनिशियली अगर हम कंपोनेंट देखें तो नीचे देखो mg cos थीटा है, और एक आपके पास जो उसको मोशन में लेके आएगा mg sin थीटा है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फिजिक्स में एक चीज आप ध्यान रखें, थीटा जब स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में sin थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। लेकिन cos थीटा आपके पास लार्ज होता है, cos थीटा इज लार्ज। तो आप देख सकते हो cos 0 पे 1 होता है लेकिन sin 0 पे 0 होता है, ठीक है, उल्टा होता है इनका, cos थीटा इज वेरी लार्ज। और sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इनिशियली जब थीटा कम है तो ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा ये ज्यादा है और mg sin थीटा बहुत कम है।
तो mg sin थीटा इतना नहीं है कि उसको नीचे की तरफ खिसकाते, धीरे धीरे मान लीजिए इफ वी इंक्रीज थीटा कॉन्टिन्यूअसली, तो क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट mg cos थीटा जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा और mg sin थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अब थीटा आप बढ़ाते गए एक पॉइंट ऐसा आया जिस समय पर आपका जो mg sin थीटा है वो बराबर हो जाता है किसके, पीछे वाले फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है, एट दिस टाइम अब देखो mg sin थीटा जब बराबर हो गया, अगर पीछे फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपके पास मोशन आ जाएगा। तो यहां पर देखो एट दिस टाइम थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। या आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगा आपके पास, थीटा एट विच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, थीटा एट विच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट। इससे ज्यादा होते ही तो वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर mg sin थीटा, ये जो आपके पास फोर्स होएगा इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो कुछ, क्या पुट करें, अभी तक वो रेस्ट पे है, मूव नहीं किया हुआ है, जब वो बराबर हुआ तो मूव नहीं किया है, उस समय आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग। ठीक है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कोस थीटा। ये यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला निकल के आएगा, एम जी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू में एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा क्या आ गया आपके पास, म्यू एस, थीटा क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। इस समय पर आप थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा आर, ये एंगल ऑफ रिपोज है इस समय पर, जब वो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होने वाला है। आई बात सबको समझ में, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो दोबारा से सुनो, दोबारा से क्या है, इनिशियली आपने किसी एंगल पे मान लो कोई एक बुक रख दिया, पेन रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया एक प्लेन के ऊपर, एंगल बहुत कम है, नहीं खिसक रहा, जो कंपोनेंट उसको मोशन में नीचे लेके आएगा वो एमजी साइन थीटा, थीटा बहुत कम था, साइन थीटा इज वेरी लेस, तो उसमें इतना पावर नहीं है कि उसको ले जाएगा। अब धीरे धीरे आपने थीटा बढ़ाना शुरू किया, थीटा जैसे जैसे आप बढ़ाते गए नीचे वाले कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया जब वो पीछे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो गया। देखो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, वो एडजस्ट करता रहेगा, जितना आपका अप्लाइड फोर्स है ना एमजी साइन थीटा, उतना वो पीछे की तरफ बनाता रहेगा। मान लो शुरुआत में आपका 5 न्यूटन बन रहा है एमजी साइन थीटा, फिर 10 बन रहा है, 15 बन रहा है, तो वो एडजस्ट करता रहेगा। कब तक एडजस्ट करेगा, एफ लिमिटिंग तक एडजस्ट करता है। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वो उसका मैक्सिमम जो वैल्यू पीछे है उसके बराबर हो जाता है, उस समय पर जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, क्या, नीचे लगने वाला कंपोनेंट क्या एमजी साइन थीटा, ऊपर लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको हम एफ लिमिटिंग बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन, और एन की वैल्यू आपने निकाल ली एम जी कोस थीटा, पुट करो, आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। तो यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशंस निकल के आएंगी। इफ केस 1 थीटा इज लेस देन थीटा आर, तब तक तो कोई स्लाइड होएगा ही नहीं, नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग और स्लिपिंग, कोई स्लाइडिंग और स्लिपिंग नहीं। एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है, 0, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट। केस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, क्या होगा बताओ, मोशन में आ जाएगी बॉडी, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, हुआ नहीं है अभी भी, ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो मोशन में आने वाली है, अभी मोशन में नहीं आया, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन।
थर्ड केस क्या है आपके पास, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, ये तो मोशन में आ गई, बॉडी इज इन मोशन। मोशन में आते ही कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है सबको? यस मैम। क्वेश्चन करें। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट डाउन कर लो आप, चलो बताओ मुझे आप लोग। मान लो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है वो थीटा आर से लेस है, तो जब तक वो लेस होता है स्लिपिंग नहीं होती, तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या बताओगे। मान लो mg साइन थीटा या साइन 30 लगा लो, मान लो 30 डिग्री था और एंगल ऑफ रिपोज आपका 45 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो कम है तो स्लिप नहीं करेगा, तो आगे की तरफ कुछ mg साइन 30 का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और पीछे की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी जब तक की स्लिपिंग नहीं हो रही, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, तो जब तक एफ लिमिटिंग वाली कंडीशन नहीं आ रही तब तक वो एडजस्ट करता रहता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो आगे लगने वाला फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इज इक्वल टू किसके होगा, अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ जो लग रहा है अप्लाइड फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा बेटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस मैम। चले आगे फिर। चलो अब क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखना है हमको। If angle of repose is 45 degree, find if body is at rest or motion, calculate frictional force and acceleration. देखो ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये आपके पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल का वैल्यू ले लो चलो 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज बोल दिया इसने कितना 45 डिग्री, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसने पूछा है पहला क्वेश्चन क्या वो रेस्ट पे है क्या वो मोशन पे है, बताओ क्या क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज से यस, आपका जो थीटा है इज लेस देन थीटा आर, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। एफएस की वैल्यू कितनी होगी अब बताओ, जो उस पे आगे फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाएगी यस। तो यहाँ अगर आप देखिए नीचे की तरफ मान लीजिए इसका मास m है, तो ये mg, इधर कंपोनेंट mg कोस थीटा और इधर कंपोनेंट mg साइन थीटा, तो जो भी mg साइन थीटा यानी mg साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। एफएस कितना हो जाएगा, mg साइन 30 डिग्री, या आप कह सकते हो mg बाय में 2। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, उसके बाद एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, नो मैम। बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो स्लिपिंग as theta is less than theta r। क्लियर है? ठीक है बेटा। अच्छा देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे हम लोग, जो हमने फॉर्मूला निकाला है सेकंड मेथड, देखो वो कई बार देखो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएंगी, कई बार वो आपको यूज करना पड़ सकता है, कई बार नहीं यूज करना पड़ सकता। जैसे कि म्यू एस दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर, यही है ना। एंगल ऑफ रिपोज कितना दे रखा है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एस, यानी म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही होगा बताओ। yes, और एफ लिमिटिंग क्या है आपके पास, वो होता है आपके पास म्यू एस इंटू में एन, यानी म्यू एस इंटू में एम जी कोस थीटा, एन की वैल्यू क्या है आपके पास एम जी कोस थीटा। सो यहां पर आपको ये चेक करना है कि जो आपका एम जी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, इफ एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन म्यू एस एम जी कोस थीटा, सो आपका मोशन में आ जाता है, अगर नहीं है तो आपके पास क्या रहता है, मोशन में नहीं रहता। जैसे इसकी वैल्यू अगर आप निकालें, म्यू एस की वैल्यू 1 है, एम जी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, यानी एम जी √3/2, ये जो वैल्यू है और इससे कंपेयर करो, किससे करोगे, नहीं किससे करना था, नीचे लगने वाला फोर्स, हाँ यही है ना, एफ अप्लाइड तो यही है mg साइन 30 जो नीचे लगेगा, तो वो mg/2 बन रहा था और एफ लिमिटिंग आपका mg √3/2 है। सो यहाँ पर आपका एफ लिमिटिंग वैल्यू ग्रेटर है एफ अप्लाइड से, जो कि आपके पास कौन सा फोर्स है mg साइन थीटा वाला,
यहां से भी आप बता सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे है। आई बात समझ में सबको? तो दोनों से बता सकते हो। तो थीटा जो है उसको डायरेक्ट आप चेक करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं इफ इट इज, अगर आपको वैल्यू पता है, जैसे थीटा गिवन है, ठीक है। कई बार हो सकता है आपको म्यू एस की वैल्यू गिवन हो, वहां से आपको थीटा निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू चेक कि वो लेस है या ग्रेटर है या क्या चीज है। तो पहला चीज चेक करना, आपको थीटा की फॉर्म में अगर पता है चीजें, डेटा आपको गिवन है, तो आपको थीटा चेक करना है कि वो थीटा आर से छोटा है, बड़ा है, इक्वल है। छोटा है रेस्ट पे है, इक्वल है जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, एंड अगर ग्रेटर है तो मोशन में है। तो वहां से अगर छोटा है, जैसे हमारे इस केस में छोटा था, तो उस केस में क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, जितना आगे कॉम्पोनेंट लग रहा था mg sin थीटा, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाता है और एक्सेलरेशन 0 हो गया। सेकंड मेथड से अगर आप चेक करते हो, म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो, म्यू एस की वैल्यू आ गई। म्यू एस से आप चेक कर सकते हो एफ लिमिटिंग, कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो दे सकता है। अगर वो mg sin थीटा वाले कॉम्पोनेंट से ज्यादा है तो मोशन में नहीं आएगा, अगर आपके पास कम है तो मोशन में आ जाएगा। वहां से भी आप बता सकते हो बॉडी रेस्ट पे है, मोशन पे है, फिर आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास mg sin थीटा ग्रेटर हो जाता, उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, म्यू के इनटू में एन। तो इस तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मान लीजिए इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं? मान लो ये एंगल जो है आपके पास 37 डिग्री हो गया, वही सेम मास है, और एंगल ऑफ रिपोज कितना है? अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है, ये एंगल कितना है? तो आप एग्जांपल ले लो 45 डिग्री। एक बार ट्राई कीजिए और बताइए बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। और थीटा आर आपको दे रखा है क्या? 37 डिग्री। बताओ। मोशन पे। मोशन में, गुड। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, इट मीन्स बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन। तो कौन सा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? एफ के। एफ के की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू में एन। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? एम जी कोस थीटा। हर बार हो ऐसे जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे कोई और फोर्स आ गया तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर चलो कोई और फोर्स है ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और एक उसका वेट वाला कंपोनेंट है, तो म्यू के एम जी कोस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया जो कि पीछे की तरफ लग रहा है। एफ के। क्या कह रहे हो बेटा? स्क्रीन फ्रीज हो गया। स्क्रीन पॉज हो रही है, ठीक है? यस मैम। हाँ, अब इन्होंने पूछा, देखो हमने ये वैल्यू निकाल ली, अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो ना। अब जैसे म्यू के की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, हम इसको वेरिएबल्स में ही छोड़ देते हैं। एम जी कोस थीटा, कोस 37, ये ट्राइंगल फेमस है 37 53 डिग्री, आपको याद होना चाहिए। जैसे 37 है तो ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 53 में क्या होता है? ये 4 होता है, 3 होता है, ये 5 होता है। तो कोस 37 बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो म्यू के एम जी बेस कितना आपके पास 4/5। ठीक है, और चलो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा यहाँ से, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी वो आप पुट कर देना। एक्सेलरेशन क्या कैसे निकालू? एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है कितना? mg sin थीटा, यानी mg sin 45, यानी कि mg/√2। अच्छा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, 37 थोड़ी आएगा बेटा, क्या आएगा? 45। तो ये √2, और इस पे पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? म्यू के mg/√2, यही है ना? तो अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना तो मुझे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, और ये मोशन में है ऑलरेडी पता है हमको, क्योंकि इसका जो एंगल है वो रिपोज से ज्यादा है। तो आपके पास क्या आएगा? mg/√2 माइनस में म्यू के mg/√2, ये आपका नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय में मास, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, यूजिंग फॉर्मूला F net इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये यूज करना है। तो m से m सारा कैंसिल हो जाएगा, जो भी वैल्यू गिवन हो आप पुट कर सकते हो। समझ में आ गया आप कैसे होगा मोशन वाले केस को कैसे डिस्कस करना है? क्लियर है बेटा?
क्या आप लोगों के नेट में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक बार स्ट्रेंथ ज्यादा और एक बार कम हो रहा है? यस मैम, आज नेट में बहुत दिक्कत है मेरे को। इसमें 17 शो कर रहा है बच्चे क्लास में। मैम एक्सेलरेशन वाला दोबारा बता दो। एक्सेलरेशन वाला देखो, ये मान लो एक बॉडी है मेरे पास, इस पे एक पीछे फोर्स लगा रही हूँ, एक आगे फोर्स लगा रही हूँ, किधर मूव करेगी? जिस तरफ नेट फोर्स आता है। मान लीजिए ये वाला फोर्स जो था वो ज्यादा था तो इधर मूव कर जाएगी, यानी आगे वाला फोर्स में से पीछे वाला फोर्स कर दो माइनस, जो नेट फोर्स बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा ना। दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो ऑब्जेक्ट का मास है और जो उसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ आपका नेट फोर्स होएगा। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा, एक ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स देख लो, अब नीचे की तरफ उस पे कितना फोर्स लग रहा था? mg sin थीटा। पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा था? म्यू के mg cos थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय में मास, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। फाइंड रेस्ट और मोशन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तीनों चीजें आपको निकालनी है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.75। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट देखो थीटा नहीं चेक कर पाई, बता पा रही हूँ? तो फिर इसको कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को? जो हमारा फॉर्मूला था ना म्यू एस वाला, डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा। अगर थीटा आपके पास ग्रेटर देन थीटा और इक्वल टू थीटा, लेस देन थीटा, तो मैं बता देती रेस्ट या मोशन है या नहीं है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले से चेक करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर। यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज निकल सकता है ना। अब देखो म्यू की वैल्यू गिवन है, नहीं बता रखा कि स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला कोफिशिएंट है। तो जब नहीं दे रखा तो जो है उसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे फॉर्मूले में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.75, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर। 0.75 को अगर आप खोल के सॉल्व करते हैं 75/100, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? 3/5। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर। 3/4 बनेगा, ये बनेगा आपके पास थीटा 3, 5, 4, तो p/b ये 4 आएगा। सॉल्व कर लो, चाहे 75/100 करके सॉल्व करेंगे तो 3/4 बनेगा। यहां से आप इस ट्रायंगल को यूज करके बता सकते हो, जब ये वाला कंडीशन है, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाती है 3, 4 में 5। तो इस केस में आपके पास एंगल कौन सा बनेगा? 37 डिग्री। ये आपके पास एंगल रिपोज आ गया 37 डिग्री। अब बता दो मोशन में है कि नहीं है? मोशन में। मोशन में आपका जो गिवन एंगल है थीटा, वो ग्रेटर देन थीटा आर है। बॉडी आपके पास मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू में एन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर इसका एफबीडी सॉल्व करेंगे आप, यहाँ बना रही हूँ, तो इस पे एक मान लो कंपोनेंट इधर आता है mg cos 53 डिग्री, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, एक आगे की तरफ इस पे आएगा mg sin 53, और पीछे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो आप लिख सकते हो ना n इक्वल्स टू क्या है? mg cos 53। 53 का ट्राइंगल, ये मान लो 53 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3, 5। फिर हो जाएगा mg cos 53 बेस बाय में हाइपोटेन्यूज 3/5। यहां से आप लिख सकते हो। अच्छा, म्यू के नहीं पता, तो देखो 0.75 दे रखा है, वो हमने म्यू एस की तरह इस्तेमाल किया था, इसी को हम म्यू के की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यू सेम इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। हालांकि म्यू एस का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है म्यू के से। अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग लेके सॉल्व करो, एक ही दे रखी है तो दोनों में आप एक ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 0.75, जिसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आई थी? 3/4 इंटू में एन के आपके पास mg cos 53 दैट इज 3/5। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी सॉल्व होके फ्रिक्शनल फोर्स की। एक्सेलरेशन क्या होगा आप बताओ? F net इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ नेट बाय में मास। अब एफ नेट फोर्स क्या है? आगे की तरफ फोर्स कितना है? mg sin 53, यही तो रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए। माइनस में एफ की जो भी आपके पास वैल्यू आई है, इसको मैं एफ के ही लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय में m। ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइन 53 आप लिख सकते हो। साइन 53 क्या हो जाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। तो mg इंटू 4/5, एफ के की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, m की वैल्यू आप रखोगे। क्वेश्चन में हालांकि हमको वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। वैल्यू दे रखी हो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देख लो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो। मैम n की वैल्यू 3/5 कैसे आई? एन की वैल्यू बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वैसे mg ऐसे लगेगा, और ये आपके पास क्या होता है? 53 डिग्री ही होगा। ये 53, ये 53 कैसे निकालते हैं? इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल होता है, तो ये 53 ही आता है। तो ये आपके पास क्या आएगा इधर? mg cos 53। और इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है, वो ऐसे ही स्लाइड करेगा ना, तो ये वाला फोर्स नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर n इक्वल्स टू mg cos 53 कर दिया। mg cos 53 क्या है? यहाँ से आप निकाल सकते हो, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज 3/5, तो mg 3/5। और म्यू के की वैल्यू मैंने म्यू एस वाली ही उठा ली, या तो आप 0.75 रख दो, या आप इसको सॉल्व करते तो 3/4 रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं और कैसे निकालें। जैसे मोशन है तो म्यू के इंटू एन निकाल रहे हैं, एन आपके पास कैसे निकल रहा है, नेट फोर्स कैसे निकल रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो एक आप लोग ट्राई करो। अब देखो इसमें अलग अलग वैल्यू, आपको म्यू एस भी दे दिया, म्यू के भी दे दिया। ठीक है, कोशिश करो। अब हर बार देखो हम फॉर्मूले से भी नहीं निकाल सकते। जैसे हम लोगों ने क्या निकाला वहां पर, म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर, राइट। तो म्यू एस का कुछ ऐसा वैल्यू है जिसपे हमको समझ में आ जाए भाई 30 डिग्री एंगल है, 60 है, 37 है, 53 है, इनके बीच में कोई एंगल आ गए तो समझ में नहीं आएगा ना। मतलब इनके बीच में कुछ और वैल्यू आ गई तो नहीं निकल पाएगा आंसर फॉर्मूले से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार दिमाग लगाओ। मान लो, क्यों हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते वो बता रही हूँ मैं आपको। आपके पास ये होता है म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, टेंजेंट थीटा आर 0.4 को अगर आप ओपन भी करेंगे तो 4/10, 2 2 4, 2 5 2/5 का ना तो मुझे कोई ट्राइंगल पता, ना ये कोई ऐसे कॉमन वैल्यू है जिसमें कोस साइन की हम लोग मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वो भी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? थीटा आर पता बिना हुए हम ये नहीं बता सकते वो रेस्ट में है कि मोशन में है। कैसे सॉल्व करें? लिमिटिंग फोर्स चेक कर सकते हैं ना, जो एफ लिमिटिंग है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वो बताओ कितना आएगा। सॉल्व कीजिए, एफ लिमिटिंग कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस गिवन है ना आपको 0.4, एन एन भी आप निकाल सकते हो। देखो इसमें एक आपके पास क्या है, नीचे 2g लगता है, एक कंपोनेंट इधर आता है, ये 37 ही बनेगा एंगल, ये बनेगा 2 इंटू में कोस 37। एक आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा 2 इंटू में साइन 37। एक फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा पीछे की तरफ, ठीक है, बिकॉज दिस डाउनवर्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पीछे ही बनेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ जो लगने वाला फोर्स है और अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, ये वाला। तो अगर आप चेक कर पाओ ये चीज कि एफ अप्लाइड अगर आपके पास ग्रेटर देन है आप एफ लिमिटिंग से, तो हम बोल सकते हैं कि मोशन में है। अगर आपके पास एफ अप्लाइड लेस देन है एफ लिमिटिंग से, तो रेस्ट पे है। तो जरा चेक करो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन एक इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा इसमें n इक्वल्स टू 2 cos 37।
यानी 2 इंटू में cos 37 कितना होता है? पास तो नहीं हो रहा बहुत? मैम 8/5 क्या कह रहे हो? 8/5 हो। अच्छा 8/5 होगा। cos 37 होएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4 बाय में 5, यस 8/5। ठीक है, इनटू में 0.4 है। देखो एफ लिमिटिंग में वैल्यू पुट करनी, म्यू एस इंटू में एन, यहाँ पर 8/5 कर दो, कितना हो जाएगा ये? चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये आएगा आपके पास 4 बाय में 10 इंटू में 8 बाय में 5, तो ये बनेगा 2 2 4, 2 5 10, 16/25। यही बन रहा है, चेक यही बन रहा है क्या? सॉल्यूशन है ये। जीरो पॉइंट 0.3, यस हाँ जी। सॉल्व करके आपका ये कुछ बनेगा 6.4। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। इसको सॉल्व करेंगे, मैं वैल्यू लिख रही हूँ बेटा, तो आपका आंसर आएगा 6.4। देखो जरा यही आंसर आ रहा है क्या? म्यू एस इंटू में एन, म्यू एस आपके पास क्या 0.4, एम की वैल्यू, एम नहीं पुट किया ना हमने, नहीं पुट किया, एम इंटू में जी, जी भी तो आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या क्या आएगा, एम जी, 2G और ये आएगा 2G, तो एक 10 मिस कर दिया। नीचे सॉल्व करते हैं। म्यू एस इंटू में एन यानी कि 0.4 और एन की वैल्यू क्या है आपके पास 8/5 इंटू जी, यानी कि जी की वैल्यू आप रख दो 10, तो 5 1 जा 5 2 जा, ये आएगा 0.4 इंटू में 16। अब ये बन जाएगा क्या आपके पास 6.4, ये वैल्यू आ गया आपके पास एफ लिमिटिंग की। अब चेक करना है इन कंडीशंस को, इनको हमको क्या करना है चेक। तो 2G साइन 37 निकाल के देख लेते हैं। 2G साइन 37 ये हो जाएगा 2 इंटू में 10 इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12। अब बताओ क्या कंडीशन है ये, एफ अप्लाइड आपका एफ लिमिटिंग से ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी मोशन में है या रेस्ट में? बताइए, एफ अप्लाइड यही तो अप्लाइड है ना, जो आगे की तरफ उसको मोशन में लेके जा रहा है, इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, यस बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अब बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? काइनेटिक एफ के, यानी कि म्यू के इंटू में एन। अब म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 इंटू में एन, एन आप निकाल चुके हो, एन आपके पास 8/5 इंटू जी, 8/5 इंटू में 10। ठीक है, ये आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी 4.8। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। कैसे निकालें एक्सेलरेशन? आगे लगने वाला फोर्स 12 है और पीछे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 4.8, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 12 माइनस में 4.8 डिवाइडेड बाय बॉडी का मास, वही तो एक्सेलरेशन होगा। यानी एफ नेट क्या है आपके पास, एफ अप्लाइड जो लग रहा है माइनस में एफ लिमिटिंग जो पीछे लग रहा है आपके पास, सॉरी एफ काइनेटिक नॉट लिमिटिंग, लिमिटिंग तो हम चेक करते हैं, एफ काइनेटिक। तो ये आपके पास 12 है, एफ के कितना है 4.8, ये एफ नेट लग गया। एफ नेट होता किसके इक्वल है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ नेट बाय में मास,
यानी कि 12 माइनस में 4.8 बाय में मास कितना है ऑब्जेक्ट का। ओके, ये आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आंसर निकालो। मैम 3.6। 3.6 आए समझ में कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। यस मैम। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा है, कंपोनेंट्स ले लो। मुझे डायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोज गिवन नहीं था। सेकंड पार्ट फॉर्मूला जो था म्यू एस इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा आर, वहां से भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो एंगल ऑफ रिपोज मेरा कोई काम का नहीं रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू चेक कर सकते हैं, एफ लिमिटिंग, क्योंकि म्यू एस म्यू के वगैरह सब गिवन है, तो एफ लिमिटिंग आप वैल्यू निकालो। एफ लिमिटिंग का वैल्यू नीचे वाले कंपोनेंट से अगर ज्यादा है तो बॉडी रेस्ट पे रहता। उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है, जितना आगे अप्लाइड फोर्स है, मतलब जितना आगे कंपोनेंट का वैल्यू होता है उसी के बराबर वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता। सेकंड केस, अगर आपके पास आगे लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है पीछे वाले फ्रिक्शनल फोर्स से, उस केस में बॉडी मोशन में है। फॉर्मूला कौन सा उठाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का, दैट इज इक्वल टू म्यू के इनटू में एन। अब वहां पर वैल्यू पुट करें, वैल्यू निकालें। अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आगे वाला फोर्स में से पीछे वाला फोर्स माइनस करें, नेट फोर्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास, वो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमने 3 टाइप कर लिए बेटा। पहला, अगर एंगल ऑफ रिपोज डायरेक्टली गिवन है, फर्स्ट वो तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट हमने क्या किया, म्यू एस इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा आर से हमने एंगल ऑफ रिपोज निकाला, देन कंपेयर किया, फिर बताया रेस्ट में, मोशन में, फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन निकाला। थर्ड पार्ट कुछ भी गिवन नहीं है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी आप चेक कर सकते हो। तो इन सब का मेल जोल करके आप अपने क्वेश्चन पे ट्राई करोगे, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अगर पिक्चर में आ जाए तो हम क्या करें। अब जैसे ऑब्जेक्ट है 2 kg, इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स से भी अलग फोर्स है कि 4 न्यूटन है, तो उस केस में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू गिवन है। अभी मुझे एंगल ऑफ रिपोज नहीं पता वो एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो हम इसका क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स थोड़े, ये आपके पास नीचे की तरफ कितना आएगा, 2 इंटू में जी, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 37 डिग्री ही आएगा, तो कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, एम जी, यानी कि 2 इंटू में जी कोस 37। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, 2 इंटू जी साइन 37, राइट। ठीक है, अब देखते हैं 2g साइन 37 की वैल्यू क्या है। 2 इंटू में 10 साइन 37 क्या हो जाएगा, आगे क्या आएगा, 3 4 5 साइन 37 4/5। ठीक है, तो 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 वैल्यू आ रही है क्या। मैम 3/7 क्या कह रहे हो बेटा, वैल्यू देखो, ठीक है मैम यस ठीक है 16, यस। अब देखते हैं पीछे की तरफ फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा हुआ है 4 न्यूटन है, और आगे की तरफ फोर्स कितना है 16 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। साइन 37 3/5 आएगा बेटा। साइन का निकाल दो। साइन सॉल्व किया ना हम लोगों ने, आपने कोस कर दिया। ये है 2g साइन 37। इसी से पता लगेगा ना हमको कि हमको क्या चेक करना है कि भाई उसपे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका एफबीटी बनाऊं तो इसपे नीचे की तरफ 12 लग रहा है और ऊपर की तरफ 4 एक्सटर्नली लग रहा था, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है 8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब फ्रिक्शन का कंपोनेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर वो 8 से ज्यादा बनता है तो हम बोल देंगे बॉडी रेस्ट पे है, अगर वो 8 से कम बनता है तो हम बोल देंगे बॉडी, 8 से ज्यादा है तो बॉडी मोशन में है, और 8 से कम बनता है तो बॉडी रेस्ट पे है।
तो सब अब जो नया स्टेप है अपना क्या है, एफ लिमिटिंग निकालना है। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एस इंटू में एन, एन आप यहां से निकाल सकते हो ना, एन आपके पास क्या होगा 2 इंटू में 10 इंटू में कोस 37। अब आएगा आपका वो आंसर जो हमने नीचे निकाल दिया था। कोस 37 क्या है बेटा 4/5 16, ठीक है। और म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन आपको 0.4 इंटू में 60। सॉल्व करो बताओ कितना आएगा, सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि ये बॉडी रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी, क्या 8 से ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। सभी बच्चे प्लीज सॉल्व मैम कीजिए। मोशन में होगी। कितना आया वैल्यू एफ लिमिटिंग का मैम वैल्यू एफ लिमिटिंग 6.4। 6.4 और आगे लगने वाला, ये आप बोल रहे हो 6.4, आगे लगने वाला फोर्स कितना था 8 और पीछे लगने वाला फोर्स कितना है 6.4। ऑब्वियस सी बात है आपका जो अप्लाइड है एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास अगर ये इससे बड़ा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक। ठीक है। तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाती है म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 60। यहाँ से आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन। तो आगे लगने वाला फोर्स 8 है, पीछे लगने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो 6.4 है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 8 माइनस में 6.4, ये हो गया आपके पास एफ नेट। एंड आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है एफ नेट बाय में एम। एफ नेट कितना आएगा 8 माइनस में 6.4 डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है 2। सेकंड पार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में सबको, Yes, ma'am. एफ लिमिटिंग सही निकाला तुम लोगों ने 6.4। म्यू के कितना निकाला, एफ के कितना निकाला 0.3 इंटू में 16। अच्छा हर बार हम सेम गलती करेंगे तो कैसे चलेगा। 6.4 तो लिमिटिंग है ना, ये बताओ कितना है 4.8। Yes, ma'am. Both. ये माइनस करोगे ना बेटा, एफ लिमिटिंग तो चेक करने के लिए है, ठीक है। या फिर मैक्सिमम फोर्स वगैरह निकालना हो तब हमको चेक करने के लिए एफ लिमिटिंग का रिक्वायरमेंट। अदरवाइज हम क्या करते हैं आगे जो फोर्स है माइनस में जो पीछे कौन सा फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स वो माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 4.8 बाय में 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, उसमें आपके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ये वाला सॉल्व करके देखो। फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक, पहला केस आपको वो वैल्यू एफ की निकालनी है जिसमें पहला स्टेशनरी रहे। सेकंड क्या निकालना है कि वो डाउनवर्ड मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड मूव करे वो अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ट्राई करोगे ये घर पे। Yes, ma'am. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपके मोशन, रिलेटिव मोशन, कब नीचे चलना चाहिए कब ऊपर चलना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सो एक बार इसको जरूर ट्राई करो, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आंसर बता दूं, चेक कर लेना आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपके पास आएगा 34 न्यूटन। सेकेंड पार्ट का आपका आंसर आएगा 40 न्यूटन और लास्ट पार्ट का आपका आंसर आएगा 88 न्यूटन। इसको सभी बच्चे जरूर जरूर ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज हम फिर यहीं तक करते हैं।